हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और इसमें एक सीबीएसई के द्वारा टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और इनके द्वारा दी गई एक आइडियोलॉजी जिसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। करंट की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए वाली जो सरकार है, इन्होंने इनके नाम पर स्कीम भी चला रखी है, जैसे दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, कुछ ऐसे करके स्कीम चला रखी है, और भी स्कीम चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कुछ हद तक आप देख सकते हो, कुछ का बहुत हद तक ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली आइडियोलॉजी है इससे प्रभावित है। ठीक है, ये जो है दीनदयाल उपाध्याय जी पहले एक पार्टी से जुड़ते हैं। पहले तो ये आरएसएस से जुड़ते हैं, फिर ये पार्टी से जुड़ जाते हैं जिसका नाम है जनसंघ। और फिर ये इनकी जो आइडियोलॉजी है इसको लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, भारतीय जनसंघ वही पार्टी है जिसको 1951 में बनाया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। और फिर ये भी इनसे जुड़ जाते हैं भारतीय जनसंघ से। और बाद में भारतीय जनसंघ आपको पता है जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है, और फिर जनता पार्टी ब्रेक हो जाती है, और 1980 में आपको पता है बीजेपी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट करके बताना है। 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी, वो सरकार चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस को हरा देती है। तो उस जो सरकार बनी थी 1977 में सेंटर में, उसको लीड किसने किया था? एक क्वेश्चन आपको ये देता हूँ, कौन लीडर थे उसके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले कौन थे, उनके भी आपको नाम बताने हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक इंट्रोडक्शन, विकीपीडिया वाली जानकारी देखें तो आपको देखना पड़ेगा कि इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी क्या क्या है। पहली बात, इनका जन्म हुआ था 1916 में, 25 सितंबर 1916 मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका असैसिनेशन किया गया था, हत्या की गई थी इनकी 1968 में, मुगल सराय में इनकी हत्या की गई थी। और एजुकेशन तो खैर हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मगर पार्टी जिससे संबंध था इनका वो है भारतीय जनसंघ पार्टी। और ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और एक जो आइडियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है, ये दी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। और प्रेजेंट में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके मतलब एक प्रकार से कह लो, उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी विचारधारा में इनकी विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। इसलिए करंट में जो सरकार है बीजेपी की, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनमें इनका नाम आता है। और इनके द्वारा एक देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। मतलब ये उस समय की गई थी 1950 के बाद, कि भारत के सामने क्या चैलेंज था उस समय पर। भारत को कोई पहचान नहीं है, राष्ट्रीय पहचान नहीं है, अपनापन नहीं है उस समय। आपको पता है एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब 1945 के बाद दुनिया में, ये उस टाइम पीरियड की बात है जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। नंबर एक क्या चल रहा था? कोल्ड वॉर। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, है ना। यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी सोशलिज्म या कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और यूएसए जो था वो प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म को, है ना। उसी बीच भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने का रास्ता अपनाया था, और साथ के साथ में इंडिया ने एक पाथ फॉलो किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उस समय की बात है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बात कही थी। अब हमारी बुक जो मतलब टॉपिक ऐड किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसमें क्या दे रखा है वो हम देखेंगे। हम किताब में जो दे रखा है वही देखेंगे, इसके अलावा ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, पहली बात, एक फिलोसफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। मतलब इसको कह सकते हैं आप एक मल्टी पर्सनैलिटी थे, है ना, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे, बहु मतलब मुखी प्रतिभा के धनी थे, आप यूं कह सकते हो। बहुत सारी चीजें इनको आती थी। ठीक है, और इन्होंने जो फिलोसफी प्रेजेंट की थी उसका नाम था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो कहती है, जो प्रेजेंट करती है, ये कह रहे हैं कि इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पर फोकस करती है। इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या है कि अपना भारत का खुद का इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए अगर हमें मतलब डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट के प्रोसेस में ह्यूमन जो है उसको सेंटर में रखना चाहिए। आप डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट जब कर रहे हो तो प्लानिंग करते समय सेंटर में किसको रखो? ह्यूमन में रखो। अगर ह्यूमन बींग को डेवलपमेंट के प्रोसेस में सेंटर में रखोगे तो ही डेवलपमेंट रियल मायने में हो पाएगा। और साथ के साथ में इंडिजीनियस सोसाइटी, इंडिजीनियस इकोनॉमिक मॉडल पर ध्यान देने की इन्होंने बात कही थी। अब इंडिजिनल इकोनॉमिक मॉडल का मतलब क्या है? आप सबको पता है 1945 बाद मैंने अभी जस्ट बताया था कि उस समय जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारे पास इकोनॉमी के दो मॉडल अवेलेबल थे। एक तो था सोशलिस्ट मॉडल, और दूसरा था आपके पास या अपने पास कैपिटलिस्ट मॉडल। ये कह रहे नहीं भाई, हमें उन मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। और इस न्यू समझ लो एक प्रकार से मिडिल पाथ की इन्होंने बात कही थी। ना तो हमें बिल्कुल यूएसएसआर की तरफ जाना, ना यूएसए की तरफ जाना, कुछ बीच का सा अपना खुद का एक रास्ता निकालो स्वदेशी, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, इस पर इन्होंने फोकस करने की बात कही थी।
द एम ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज टू इंश्योर डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग while balancing the needs of individual and society। ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है इनका एक ही उद्देश्य है, ये जो आइडियोलॉजी इसका उद्देश्य है ये कि प्रत्येक व्यक्ति एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, एक अच्छी लाइफ जिए, एक गरिमापूर्ण लाइफ जिए, है ना। उसको मतलब फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, कहीं कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार के उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ की मतलब ये बात करता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी उनकी नीड्स कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, सबकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड। और देखो कितनी अच्छी बात की गई है, मतलब आज की डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने भी कहा था कि भाई जो सोसाइटी के रिसोर्सेस हैं उसको हमें सस्टेनेबली मतलब कंजप्शन करने की जरूरत है। सस्टेनेबल कंजप्शन का मतलब है जितनी हमारी नीड है उतना आप कंजप्शन करो, नीड से ज्यादा उनको मतलब कंज्यूम मत करो, ताकि रिसोर्सेस आसानी से रिप्लेनिश हो सके, उनकी भरपाई हो सके, खत्म हो रहे तो वो दोबारा से बन भी सकें। तो मतलब इन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमें रिसोर्सेज को यूज करने की जरूरत है, एज वेल एज उनके कंजर्वेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इनहेंस नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। ये कहते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से पॉलिटिकल फ्रीडम बढ़ेगी आपके पास, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ेगी, सोशल डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, फ्रीडम बढ़ेगी, सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। कह रहे हैं कि अब देखो इसमें बहुत सारी चीज आ रही है, एक दो चीज नहीं है, हर चीज पर फोकस करने की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, हर प्रकार की डेमोक्रेसी आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी, फ्रीडम बढ़ेगी। किससे? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से। आप कहोगे सर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर सबको राइट टू वोट हो, राइट टू गेट इलेक्टेड हो, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हो, ये सारी चीजें वहां पर मतलब मिले, सबको फंडामेंटल राइट्स मिले, सबको फ्रीडम मिले, इक्वलिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे सभी को मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, जहाँ पे सभी को मतलब इक्वल वेजेज मिले, इसकी बात कर रहे हैं। कोई भी भूखा ना सो, हर घर को मतलब कुछ ना कुछ काम मिले, हर खेत को पानी मिले, कुछ ऐसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की थी। सोशल डेमोक्रेसी, समाज में कोई भेदभाव नहीं हो, समाज एकदम इक्वलिटी पे बेसिस हो, जहां पर कोई प्रिविलेज नहीं हो, उसको हम बोलते हैं सोशल डेमोक्रेसी। और फ्रीडम की बात की थी किसने? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, कि ये सारी चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। एज इट सीक्स टू प्रमोट डाइवर्सिटी इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ए कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया। अब आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है हर चीज में फोकस कर रही है, पॉलिटिकल फील्ड में भी फोकस कर रही है, इकोनॉमिक फील्ड में भी फोकस कर रही है, सोशल फील्ड में भी फोकस कर रही है, मतलब डाइवर्सिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और भारत जैसा देश जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, तो ऐसे देश में ये जो इनकी आइडियोलॉजी है बिल्कुल बेस्ट सूटेड है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाली जो फिलॉसफी है इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। मतलब पहली चीज प्राइमेसी ऑफ होल का मतलब क्या है? आप संपूर्णता पे फोकस करो, एक पार्ट पे फोकस मत करो। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो हर प्रकार के डेवलपमेंट पे फोकस करो, यूं नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार के डेवलपमेंट पे फोकस करें। आप पॉलिसी बना रहे हो तो सबके लिए बनाओ, ऐसा नहीं कि किसी एक फील्ड के लिए बना रहे हो। तो मतलब कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं, एक दो चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ भी काम करो, एनीथिंग, सब कंप्लीट होना चाहिए। देश में जैसे मान लो कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें कोई रहना नहीं चाहिए, सबको फोकस होना चाहिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, एक प्रकार से यूं कह सकते हो, सबको साथ में लेने की जरूरत है, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीटनेस की ये बात कर रहे हैं। किसी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जस्टिस की बात करें तो जस्टिस, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। तो हर चीज की ये मतलब बात कर रहे हैं। सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, धर्म ये मतलब उसकी हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई धर्म का मतलब क्या होता है, कि क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मतलब हमें धर्म पर फोकस करने की जरूरत है। हर व्यक्ति के, हर इंस्टीट्यूशन के, सबके मतलब कुछ ना कुछ धर्म होते हैं। एक टीचर है तो उसका एक अपना अलग धर्म होता है, स्टूडेंट है तो उसका एक अलग धर्म होता है, एक मतलब फ्रीडम फाइटर है तो उसका एक अलग धर्म होगा, एक लीडर है तो उसके अलग धर्म होंगे। तो मतलब धर्म का मतलब एक प्रकार से ड्यूटी, मतलब धर्म की बात कर रहे हैं। आप कहीं भी रहो मतलब अपने धर्म का फोकस करो, है ना। मानवता एक प्रकार का धर्म है जहां पर आपको ह्यूमनिटी को टेक केयर करना है। ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को कुछ हद तक हमें ऑटोनॉमी देने की जरूरत है, सोसाइटी को कंप्लीटली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए सोसाइटी के पास, सोसाइटी के पास पावर्स होनी चाहिए, कुछ फील्ड में उनके पास कुछ फ्रीडम होनी चाहिए। इन तीन चीजों की बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इन्होंने दोनों ही आइडियोलॉजी का विरोध किया, जो वेस्टर्न में
जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटलिस्ट मॉडल चलता है उसका भी इन्होंने विरोध किया, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो यूएसएसआर ने फॉलो किया था उसका भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने वही बीच का रास्ता निकाला। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसीडर द नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, सो दे आर बेस्ड ऑन मेटेरियलिस्टिक पर्पज। ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ इंसान की बॉडी की और माइंड की नीड्स का ध्यान रखती है, मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए, दिमाग को क्या चाहिए, उसका मतलब ये फोकस कर रही है, मतलब मेटेरियलिस्टिक पर्पज पे ज्यादा फोकस कर रही है। मेटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी को कार चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, मतलब खाने पीने की चीजें और भोग विलासता की जो चीजें, उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, किसमें, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में। वेयर एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज इक्वली कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इनके अनुसार व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक जो विकास है एक प्रकार से, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बिना कोई मतलब नहीं है, इंसान का डेवलपमेंट जो है अधूरा रह जाएगा। अगर व्यक्ति का कंप्लीट डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, जो ना तो कैपिटलिज्म में देखने को मिला ना सोशलिज्म में। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कहां पर कही गई, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात की गई, जो कि इसको बहुत ज्यादा विशेष बनाती है। ठीक है, बेसिंग इज फिलोसफी ऑन द इंटरनल कंसाइंस प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चित्त, दीनदयाल उपाध्याय इनविसेज ए क्लासलेस, कास्टलेस और कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम। तो अपनी फिलोसफी का इन्होंने आधार क्या बताया कि हमारी जो फिलोसफी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये बिल्कुल इंटरनल कंसाइंस पर आधारित है, आपकी अंतरात्मा क्या करिए उस पर आधारित है, प्योर ह्यूमन सोल पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं चित्त, अपने चित्त पर आधारित है। मतलब एक प्रकार से एंशिएंट फिलोसफी से इन्होंने इसको कनेक्ट किया है। और साथ के साथ में करें, इन्होंने एक ऐसी समाज की कल्पना की, एक ऐसे सोशल सिस्टम की कल्पना की जो क्लासलेस हो, जहां पे सोसाइटी डिवाइडेड न हो, जैसे मतलब आज की डेट में रिच एंड पुअर में डिवाइडेड है। कास्टलेस, ये मतलब बिल्कुल जाति फ्री समाज की भी कल्पना करते हैं। और कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम, जहां पे कोई विवाद ना हो, जहां आपस में लोग लड़े नहीं, ऐसी समाज की ये क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा टॉपिक दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।